डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 3 सवैया और कवित के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? आंसर है, कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर है बेटा, सबसे पहले हमने अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां लिखी हैं। देखिए, फर्स्ट है, कटी किंकिनी कई धुनी की मधुराई। मतलब अनुप्रास अलंकार क्या होता है बेटा? जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। तो यहाँ कै वर्ण की आवृत्ति हुई है ना बेटा, इसलिए कै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सेकंड पंक्ति है, सांवरे अंग लसई पटपीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रूपक अलंकार। तो उसका फर्स्ट है, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। यहाँ मुखचंद अर्थात चांद रूपी मुख, अर्थात उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सेकंड है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो यहाँ संसार रूपी मंदिर के दीपक में, संसार रूपी मंदिर के दीपक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाइनी नुपुर मंजू बजई कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई सांवरे अंग लसई पटपीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। मतलब इन दोनों पंक्तियों का हमें क्या स्पष्ट करना है बेटा? काव्य सौंदर्य। ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए बेटा, यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है आंसर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इस काव्यांश में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सेकंड है, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वनमाला है, पांवों में पाजेब और कमर में करधनी है। थर्ड पॉइंट है बेटा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। फोर्थ है, कटी किंकिनी पट पीत और हिये हुलसई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। 6 है, सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। और 7 पॉइंट है बेटा, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करे कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर देखिए बेटा, ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से पूर्णतया भिन्न है। वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, नायक नायिकाओं का मिलाप एवं सर्वत्र उल्लासमय वातावरण का वर्णन होता है। किसमें बेटा? परंपरागत वर्णन में। वहीं इस कवित्व में ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। इस बालक के साथ संपूर्ण प्रकृति अपने अपने तरीके से निकटता प्रकट करती है। इस बालक को पेड़ पौधों की डालियां पलना, नए नए पत्ते बिस्तर, फूलों का वस्त्र, हवा द्वारा झुलाना, पक्षियों द्वारा प्रसन्न करना,
कमल की कली रूपी नायिका द्वारा बुरी नजर से बचाना और गुलाब द्वारा प्रातःकाल चुटकी बजाकर उसे जगाना आदि काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों, उपादान क्या होते हैं बेटा? प्राप्त करना, ग्रहण करना या उपयोग में लाना द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित कवित्त से ली गई है। इस पंक्ति का भाव यह है कि वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। नित्य प्रातःकाल गुलाब का फूल चटक कर खिलता है। उसका चटकना चुटकी बजाने जैसा है। गुलाब का चटक कर खिलना कवि को ऐसा आभास अर्थात एहसास दिलाता है मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को चुटकी बजाकर बड़े स्नेह से जगाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आंसर है बेटा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। फर्स्ट है, आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक अर्थात क्रिस्टल या हम कहें चमकदार पत्थर नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। सेकंड है, चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ रहा हो। थर्ड है, चांदनी समस्त आकाश में फैली हुई ऐसी लग रही है जैसे आकाश रूपी आंगन में दूध का फेन अर्थात झाग फैल गया हो। फोर्थ पॉइंट है, चांदनी रात में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने नायिका का वेश धारण कर अपनी चमक को संपूर्ण आकाश में फैला दी हो। फिफ्थ पॉइंट है, चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा की परछाई का आभास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आंसर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने यहाँ इस परंपरा के विपरीत राधा की सुंदरता और उज्जवलता को श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद की सौंदर्य को राधा का प्रतिबिंब अर्थात परछाई मात्र बताया है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चंद्रमा अर्थात उपमान को राधा के मुख अर्थात उपमेय से कम सुंदर अर्थात चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। आंसर है, कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। फर्स्ट है, स्फटिक शिला अर्थात चमकदार पत्थर। सेकंड, दूध का सागर। थर्ड, सुधा मंदिर। फोर्थ, आरसी अर्थात दर्पण। फिफ्थ, दूध के झाग से बना फर्श। सिक्स, मल्लिका का मकरंद। और सेवंथ है आभा। मतलब इन सभी को लेकर चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पठित कविताओं के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की
काव्यगत विशेषताएं बताइए। आंसर देखिए बेटा, रीतिकालीन कवि देव मुख्य रूप से दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य और कवि कर्म था। इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। इनकी भाषा में कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। सेकंड पॉइंट है, इनके काव्य में अनुप्रास अलंकार का विशेष स्थान है तथा उपमा व रूपक अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है, कवि देव ने कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए विषय को परंपरागत रूप से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात वृक्षों को पालने के रूप में, पत्तों को बिस्तर के रूप में, बसंत को बालक के रूप में, दही का समुद्र, चांदनी रात में आकाश को सुधा मंदिर के रूप में चित्रित करना देव की कल्पना शक्ति का परिचायक है। फोर्थ पॉइंट है, पठित काव्यांश में सवैया और कवित्त छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और लास्ट पॉइंट है बेटा, प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 3 सवैया और कवित्त के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।